नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स के लिए कज़ान के लिए निकल चुके हैं। ब्रिक्स आज 22 और 23 अक्टूबर को 2 दिन की मीटिंग है ये, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स के बाकी कंट्रीज़ हैं उनके संग बायलैटरल टॉक्स भी करेंगे, कई डिस्कशन होंगे, और बाकी जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं ब्रिक्स के उनके साथ भी डिस्कशंस होंगे। इस घटना से पहले ब्रिक्स आज से स्टार्ट हुआ है, उससे ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आती है दुनिया के सामने, जिसमें भारत और चीन दोनों के बीच समझौता हो जाता है बॉर्डर को लेके यानी कि 2020 में जो भारत की स्थिति थी, जहां भारत अपनी LAC पर पेट्रोलिंग करता था, उसी लाइन पर अब दोबारा शुरू करेगा। और जो चीन की फौज है वो जो जितने भी किलोमीटर 5-10 किलोमीटर जो अंदर आ गई थी और वो कहती थी ये चीन का हिस्सा है, अब वो वापस 2020 वाली कंडीशन पे सिचुएशन पे लौटेगी, यानी कि पीछे जाएगी। तो 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद चीन आखिरकार झुक गया। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में जाने से पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स से एक दिन पहले ये सूचना आम क्यों होती है, या क्यों की जाती है, या ये साइन क्यों होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी कल अचानक हो गया, इसके पीछे कई सालों से तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि अभी जब जयशंकर जी पाकिस्तान गए थे SCO मीटिंग में, तब भी उन्हें पता होगा कि ये साइन होने वाले, लेकिन किसी को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया इस बारे में, बिल्कुल सीक्रेट रखा गया, और ब्रिक्स की मीटिंग से एक दिन पहले ये घोषणा कर दी गई। हालांकि चीन ने अभी तक इस बारे में कुछ बोला नहीं है कि क्या एग्रीमेंट हुआ क्या नहीं, और वो चाहता भी नहीं होगा शायद अपने कंट्रीज वालों को, अपने नागरिकों को ये बताना कि हमने भारत के सामने हम झुक गए और हमारी फौज अब वापस पीछे आ रही है। लेकिन ये एक मैसेजिंग होती है, कल वाली जो न्यूज़ है मैसेजिंग होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ग्लोबली एक जियोपॉलिटिक्स में हर चीज का एक मतलब होता है। जो ये समझौता हुआ है इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अमेरिका को पड़ेगा। जी हाँ, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिका को पड़ेगा और सेकंड नंबर पाकिस्तान को पड़ेगा। अमेरिका को ऐसे पड़ेगा कि आपको याद होगा जब 2019 में सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देती है। जब आर्टिकल 370 हटाती है तो पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाया है, लेकिन चीन को ऐसा लगने लगा कि क्यों ना हम इस मामले में अंदर घुसे और हम पाकिस्तान की तरफ से ना बोलते हुए अपना प्रॉब्लम, यानी कि जो लद्दाख को वो कहता है कि हमारा ऐसा है, उसमें घुसने की उसने कोशिश की। वो अंदर आए और फिर एक झड़प भी हुई चीनी और भारत के फौजियों के बीच में। उस झड़प में करीब 45 चीनी सिपाही मारे गए और 20 भारतीय फौजी भी शहीद हुए। और इस घटना से चीन को यह पता चल गया कि बॉर्डर पर बिना बंदूक के
भारतीय आर्मी बहुत मजबूत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि चीन और भारत के बीच में एक समझौता हो रहा है कि बॉर्डर पे जितनी भी फौज होगी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन एलओसी पर, वो निहत्थे होंगे, यानी कि उनके पास बम बारूद बंदूक ये सब नहीं होगा। तो जो वो हमला किया गया था उसमें उन्होंने क्या किया चीनियों ने कि डंडे लिए और उसमें कांटेदार तार बांध के और उससे अटैक किया गया था। लेकिन इसके बावजूद 45 लोग उनके मारे गए और हमारे 20 शहीद हो गए। इस घटना के बाद अमेरिका को एक मौका मिला कि वो अमेरिका का एंटी दुश्मन है चीन, तो अमेरिका को मौका मिला कि क्यों ना इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में या हिंद महासागर में या भारतीय क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ाई जाए और चीन को घेरा जाए। और उस चीन को घेरने के लिए उन्होंने सोचा कि भारत सबसे अच्छा मोहरा साबित होगा अमेरिका के लिए। हुआ भी ऐसा कि अमेरिका ने आंख बंद करके बेतहाशा भारत की मदद करने शुरू कर दी, भारत के फेवर में स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, भारत को वेपन टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब देना स्टार्ट किया, और जो एफडीआईज है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में प्रोत्साहन देने लगे अपनी कंट्री में। लेकिन हुआ ये कि कोविड के बाद 2022 के बाद चीन से दुनिया का भरोसा और भी ज़्यादा हट गया। अब 2022 आते आते तक अमेरिका भारत के पीछे पड़ गया या दबाव डालने लगा कि आप चीन के ऊपर आक्रमण कर दीजिए, या ऐसे स्टेटमेंट देने लगा उकसावे वाले जैसे चीन और भारत की लड़ाई हो जाए। इसी बीच भारत ने इस चाल को समझते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टेटमेंट देने शुरू किए कि आप किसी तीसरी देश को इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत और चीन का मामला है और हम इसे आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। और इस तरीके से अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, ना कि अमेरिका की, भले ही अमेरिका कितना भी भारत को मदद कर दे। अमेरिका ऐसा सोचता था कि भारत भी पाकिस्तान की तरह एक कठपुतली देश की तरह काम करेगा और जो अमेरिका चाहेगा वही भारत करेगा, लेकिन भारत ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। भारत को पता था, हमारे देश की सरकार को पता था कि अगर हम चीन के संग युद्ध में कूदे तो चीन का तो जो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन भारत जो कि तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको बहुत भारी नुकसान होगा। तो भारत ने बिना लड़ाई झगड़े के शांति को अपनाते हुए 4 साल तक लगातार हर लेवल पर, मतलब डिप्लोमेटिक, फौजी या बैकडोर चैनल से, हर तरीके से 4 साल से चीन के संग वार्तालाप चलती रही। और इस वार्तालाप का फाइनल जो नतीजे आने वाले शुरू हुए, मतलब एकदम, उसमें आपको याद होगा कुछ महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले जयशंकर जी ने कहा था कि 75% मामला सुलझ गया है, बाकी 25% बचा है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। यानी कि उस समय भी ये सारी कंडीशन चल रही थी बैकडोर चैनल। अब बैकडोर चैनल में सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? ऑब्वियसली अमेरिका का तो होगा नहीं, तो किसका होगा? रूस का। जी हाँ, रूस चाहता था, या रूस ने चीन को समझाया होगा या प्रेशर दिया होगा या जो भी, कि आप भारत के संग तालमेल ठीक करिए। दूसरी बात, चीन की भी मजबूती थी, उनकी अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। उनका इस समय, इस पिछले महीने का जो जीडीपी रेट है वो केवल 0.6 है। तो जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नीचे गिर रही हो तो उसको लड़ाई झगड़ों से नहीं, शांति से काम लेना चाहिए, ये चीन को समझ में आ गया। दूसरी बात, जो ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं या ब्रिक्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नॉन अमेरिका और नॉन यूरोपियन कंट्रीज का ये अलाइनमेंट है। रशिया हालांकि यूरोपियन है, लेकिन वो इसको एशियन कंट्री मानता है क्योंकि उनका क्षेत्रफल के हिसाब से जोग्राफिकली बहुत बड़ा भाग एशिया में पड़ता है, लेकिन उसका जितना भी इंडस्ट्री या डेवलप्ड सिटीज़ हैं या कैपिटल है वो सब यूरोप में ही है। उस खैर, इस टॉपिक को अगर हटा भी दो तो जो ये ब्रिक्स है ये नॉन यूरोपियन और नॉन अमेरिकन गुट है। इस गुट का क्या पर्पस है, मकसद क्या है बनाने का? इसका मेन मकसद जो आजकल है, फिलहाल जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो ये कि जो अमेरिका की दादागिरी है पूरी दुनिया पे, अपने डॉलर के बूते पे, अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो छाप भी लेता है और ज़रूरत पड़ती है तो दादागिरी करके दूसरे देशों पे सैंक्शन भी लगा देता है, जैसे कि रशिया पे और ईरान पे लगाए हुए हैं वन साइडेड। जो ये सैंक्शन है ये कोई यूएन ने तो लगाई नहीं है। अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई गलत है या ईरान और इसराइल की लड़ाई गलत है तो फिर यूएन को लगाने चाहिए थे सैंक्शन, लेकिन यूएन एक
दिखावटी बॉडी बच गई है, वो उसका कुछ लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है, बिल्कुल यूजलेस अथॉरिटी है वो। उसकी जगह ये रोल प्ले करता है अमेरिका। वो अपने आप को दुनिया का दादा समझता है और उसी नाते वो इस पूरी टेरिटरी को अपनी हुकूमत जागीर समझता है। तो जो अमेरिका का डॉलर है, पेट्रो डॉलर, उसकी वैल्यू खत्म करने के लिए या उसका सब्सिट्यूट निकालने के लिए भारत, रूस, चाइना और ब्राजील, हालांकि पांचवा देश साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन ये चार कंट्रीज बहुत जरूरत महसूस करते हैं कि ब्रिक्स की एक अपनी अलग से करेंसी और जितना भी ट्रेड हो वो इस करेंसी के अंदर किया जाए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि धीरे धीरे करके जो अमेरिका का डॉलर है उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जो आज है, जिसके बूते पे वो अपनी दादागिरी दिखाता है, और भारत या ब्रिक्स वाले कंट्रीज को एक मौका मिलेगा अपनी इकोनॉमीज को बिना दादागिरी के संभालने का। अच्छा, मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं आपको कि ब्रिक्स का कितना बड़ा हिस्सा या कंट्रीब्यूशन है बाकी ग्लोबली। ब्रिक्स कंट्रीज में जितने भी देश शामिल हैं उसमें 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। 41% ब्रिक्स वाले कंट्रीज की। अभी तो इसमें बहुत सारे देश लाइन में लगे हुए हैं कि हमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस ब्रिक्स में शायद 10 या 11 कंट्रीज को शामिल किया जाएगा। जो एप्लीकेशन लगी हुई है उसमें एक पाकिस्तान का भी नाम है, देखते हैं कि होता क्या है। खैर 41% पॉपुलेशन है, 24% ये जीडीपी को, वर्ल्ड जीडीपी को अपना हिस्सा देता है, प्लस 16% ये वर्ल्ड ट्रेड में अपना हिस्सा देता है। तो इस नाते ये एक तरीके से अभी 41% पॉपुलेशन है या 24% जीडीपी है, लेकिन ये आने वाले टाइम में लगभग अमेरिका और यूरोप के जीडीपी के बराबर हो जाएगी इन सारे कंट्रीज की, क्योंकि इतने सारे देश इसमें शामिल होंगे। एक बार जयशंकर जी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक तरफ तो I2U2 का हिस्सा हो, एक तरफ क्वाड का हिस्सा हो, तीसरी तरफ आप G7 में भी आते हो, G20 का भी हिस्सा हो, और फिर आप ऊपर से SCO में भी शिरकत करते हो और ब्रिक्स में भी शिरकत करते हो, तो ऐसा क्यों? तो जयशंकर जी का एक बहुत अच्छा सवाल था कि आपने एक ग्रुप बना लिया G7, उसमें आप हमें अंदर नहीं आने देते, परमानेंट मेंबर नहीं बनाते, गेस्ट के रूप में बुलाते हो, तो आप हमें उसमें अंदर नहीं आने देते। आपका वो अपना क्लब है, तो हमने भी अपना एक क्लब बना लिया जिसका नाम ब्रिक्स है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने क्लब के साथ आगे बढ़िए, हम अपने क्लब के साथ। तो यह है भारत की ताकत और जयशंकर जी की हाजिर जवाबी कि वो किसी भी कंट्री में बैठे हों, अगर उनसे टेढ़ा सवाल पूछा जाता है तो वो टेढ़ा ही जवाब देते हैं। तो आज से ये ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या क्या डिस्कशन होते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन आज का जो ये कल की जो ये न्यूज़ थी ब्रिक्स से एक दिन पहले की, कि चीन और भारत के बीच समझौता हो गया और इससे जो सबसे ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं या दिल फट जा रहा है और रो रहा है वो है अमेरिका और पाकिस्तान। ब्रिक्स से रिलेटेड जो नई अपडेट होगी वो मैं लेकर आता हूँ अपने नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।